जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एरर्स के बारे में जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम में होते हैं। 2 नंबर 4 नंबर यहाँ से जरूर पूछा जाता है। उसके एरर के बारे में हम बात करेंगे आपसे। एरर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ही कम समय में आपको ज़्यादा स्कोर करनी है, उसको उस क्वेश्चन को देखते ही आपको सॉल्व कर लेनी है। तो बात आती है एरर कैसे करें। बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता नहीं होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता है नाउन से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, सब कुछ जिसको पता होता है वो ये कर पाता है, या जिसको टेंस के बारे में पता होता है वो कर पाता है। तो ऐसे मैंने कुछ चुने हुए क्वेश्चंस मैं उठाया हूं, ठीक है, जो आपको पेपर्स में आसानी होगी आपको करने में। पूरा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। पूरा पढ़ने में आपको कम से कम 4 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा, 4 से 5 महीने, तब जाकर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होगा। तो इसको पढ़ने की अपेक्षा क्या है कि हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वही अगर हम सॉल्व करवा दे रहे हैं तो ये मान के चलिए यहाँ से कि 90% गारंटी लेता हूं कि क्वेश्चंस यहीं से आपको दे देगा, बिल्कुल यही क्वेश्चंस दे देगा। अब आपको पढ़ना है, कैसे करना है इसको समझेंगे। और हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन, ही gave me a 10 rupees note to a beggar। अब आपको इसमें एरर्स निकालने हैं। एरर्स आपको बतानी है, कहां पे गलती है, उसको सेंटेंस को सही करके लिखना होता है या आपको टिक लगाने के लिए आता है। तो देखिए क्या लिखा कि उसने मुझे क्या दिया, एक 10 रुपए का नोट दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे तो ये क्या माना, 10 रुपए का नोट क्या होता है, ये सिंगल ये तो होता है, एक ही नोट होता है, तो सिंगल होना चाहिए। तो कोई 10 रुपी नोट, यानी कि ये पूरा अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये पूरा हमारा क्या बन जा रहा है, एडजेक्टिव बन जा रहा है। और ये हमारा क्या है, नाउन है। यानी कि ये वाला पार्ट कहां से लिया गया है, नाउन के सिलेबस में। और एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होता है। तो यहाँ पे 10 रुपीज जो यहाँ पे लिखा है, रुपीज काट करके हमको लिखना क्या है, रुपी लिखना है। क्या लिखना है, रुपी। क्या हो जाएगा, he gave me a 10 रुपी नोट। उसने क्या दिया मुझे, 10 रुपी का नोट दिया। तो आपको एरर, अगर आपको ऑप्शन अगर रुपी में देता है तो ये रुपी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर रुपी आपको ऑप्शन देता है तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो रखना क्या, आपको रुपी रखना है, ठीक है। आया समझ में। तो यही चीजें होती है कि अगर आपको नाउन अगर लिखा हो, नाउन यहाँ पे आ जाए, ठीक है, फिर नाउन आ जाए, तो हम अगर नाउन अगर प्लुरल बनानी है तो हमको लास्ट वाले नाउन को हम प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। लास्ट वाले नाउन को प्लुरल बनाते, उसके पहले वाले को नहीं बनाते। और ये अगर मान लीजिए कि एक ही बात हो रही हो, एक ही हो, सिंगल की बात हो रही हो, तो हम किसी को भी प्लुरल नहीं बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई हैव माई फ्रेंड्स डॉग हु इज अ गुड मैन। क्वेश्चन क्या लिखा गया कि आई हैव माई फ्रेंड्स डॉग हु इज अ गुड मैन। यहाँ पे आया रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मान लो हु, व्हिच, हु आ जाए, व्हिच आ जाए, दैट आ जाए, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और यहाँ पे देखा जाए रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट होता है, यानी कि जो इसके पहले नाउन आता है वही को ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फ्रेंड्स का डॉग आया है, लेकिन सेंटेंस अगर आगे पढ़ते हैं तो इज अ गुड मैन, तो डॉग मैन तो हो ही नहीं सकता, डॉग कैसे मैन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हमको कहां पे दिया है, यहाँ पे तो सेंटेंस पूरा सही लिखा है, लेकिन सेंटेंस में एरर यहाँ पे दिया है। इसको होना क्या चाहिए था कि आई हैव माई फ्रेंड्स डॉग लिखा ना, आई हैव अ डॉग ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। आई हैव, इसको अगर हम लिखे ऐसे, आई हैव द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, मेरे फ्रेंड का कुत्ता, ठीक है। अब यहां पे अगर हम हु लिखें, हु इज अ
गुड मैन। अब देखो सेंटेंस सही हो रहा कि नहीं सही हो रहा। हु किसके लिए आया है? फ्रेंड के लिए आया, यानी यही फ्रेंड जो है क्या है? गुड मैन है। ठीक है, यही फ्रेंड क्या है? गुड मैन। अब सेंटेंस हमारा सही बोल रहा है, नहीं तो यहाँ पे डार्क हो जा रहा था तो बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो सेंटेंस आपको ऐसे ही आपको देता है, पेपर में बजा देता है। तो यही चीज आपको ध्यान देनी कि अगर यार मान ली हु आया, दैट आया, तो इसके पहले क्या आया है? कौन सा नाउन आया है। ठीक है, उसी को चेंज कर लीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं भी अगर इस तरह से सेंटेंस लिखो तो द डॉग ऑफ माई फ्रेंड इस तरह से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है। नो सूनर आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन had gone। तो क्या लिखा गया? नो सूनर, नो सूनर है ये। नो सूनर आई रीच द स्टेशन, मतलब जब ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चल दी थी। ठीक है, यानी ट्रेन में पहुंचे, जैसे पहुंचे ट्रेन के पास जैसे ट्रेन चल दी, यानी कि ट्रेन में बैठ नहीं पाए। तो इस तरह का सेंटेंस अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि नो सूनर जब भी कहीं दिखाई दे, ठीक है, नो सूनर दिखाई दे तो इसके साथ सीक्वेंस क्या बनता है? देन का। अगर नो सूनर आता है तो क्या लगेगा? देन लगेगा। और यहाँ पे अगर नो सूनर पहले दे देता है तो ये क्या काम करता है? इन्वर्जन का। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पहले एडवर्ब आ जाता है तो उसके जस्ट तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपको रखनी होगी। ठीक है, एडवर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है आपको। जैसे नेबर आ जाए तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत पहले तुरंत बाद रखनी होगी। ठीक है, तो नो सूनर के बाद हम क्या रखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं आप लिख लीजिए कि नो सूनर अगर आता है, नो सूनर दिया हो, ठीक है, नो सूनर के पहले आ जाए या नेबर आ जाए, इस तरह सेंटेंस आपको मिलेगा तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए। ठीक है, ये आपका होता है पहचानने का नियम। तो यहाँ पे अगर देखें रीच्ड आया है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर देखें, पास्ट इंडेफिनिट का अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो डिड होगा, और डिड अगर जब लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा भाई? ये सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर डिड आई, सब्जेक्ट लगा लीजिए और इसको वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, हो जाएगा रीच, और बाकी द स्टेशन, बाकी तो सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, तो गलती यहीं पे थी। इन्वर्जन होता है कि कभी भी नो सूनर आएगा तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस दिया होगा, जिस टेंस में दिया होगा उसी का हेल्पिंग वर्ब आप निकाल के रख दीजिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या लगेगा वो अगर टेंस के हिसाब से लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं। It is too hot that one cannot go out and play। लिखा इट इज टू हॉट यानी इतनी गर्मी है कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता और ना ही खेल सकता है बाहर जा करके, इतनी गर्मी है। तो सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस क्या होता है कि आपको अगर टू आया है तो टू अगर आया है तो सीक्वेंस में टू होना चाहिए। अगर टू आया है तो टू होना चाहिए, या अगर दैट आया है तो सो होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर टू आया है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और टू के साथ कोई एडजेक्टिव आता है, ये चीज लिखी होती। तो यहां अगर हम टू एडजेक्टिव है लेकिन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दिया है तो क्या करना हमें, यहाँ पे हमको क्या करना, सो दैट वाला सीक्वेंस लगानी होगी। तब अगर दैट आया है तो सो ऐसा टू को हटा करके क्या लगा दीजिए, सो लगा दीजिए।
तो क्या हो जाएगा, इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू को हटा करके हमने सो रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरह से होती है। आप नोट कर लीजिए कि टू के साथ एडजेक्टिव और टू का सीक्वेंस चलता क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और सो का सीक्वेंस चलता किससे, दैट से। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, I bought some furnitures from market yesterday. तो आई बॉट सम फर्नीचर्स फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि फर्नीचर क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर होता है अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे फर्नीचर्स कभी नहीं हो सकता। ठीक है, फर्नीचर्स नहीं हो सकता है। तो आई बॉट सम फर्नीचर नहीं है, इसकी जगह पे आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर। आई बॉट सम को हटा दीजिए, यहाँ पे सम प्लूरल काउंटेबल है, सम को हटाएंगे तो आई बॉट फर्नीचर फ्रॉम मार्केट। तो अगर इसको लिख लेगा फर्नीचर अगर काउंटेबल है, इसको अगर ज्यादा मात्रा में लेना है तो क्या करेंगे, आइटम्स आप लिख लीजिए। आई बॉट आइटम्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, क्योंकि सम तो सम क्या होता है कि सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे फर्नीचर कभी लिखा जाएगा तो पीस के साथ में लिखा जाता है या आइटम के साथ लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि वो गिनती बता रहा कितनी है। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में है तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। He makes seldom mistakes। इसमें क्या गलती भाई, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि सेल्डम आ जाए। ठीक है, और कोई गर्सली, इस गर्सली, ऑलवेज, नेबर, ये सब कभी भी आते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद रखे जाते हैं। ये सेल्डम हो गया, ठीक है, इसके साथ नेबर हो गया, ऑलवेज हो गया, ये सब कब लिखे जाते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ही सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स। ठीक है, ही सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स, ये होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपका क्वेश्चन यहां से आएगा, एक पार्ट इसका और लेकर आऊंगा। ठीक है, तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपका हो जाए तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और अगर दूसरे लोगों के पास भेजेंगे तो उनको भी जानकारी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो बेहतर तरीके से समझाया, मैं आशा करता हूँ कि मेरी मेहनत जो है रंग लाएगी एक ना एक दिन। तो आप लोग जरूर इस पर विचार करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।